हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज मैं अपने लेक्चर नंबर 6 के साथ, सर इससे पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं। किस चीज के लेक्चर हो चुके हैं आपको बता दें। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, जिनमें से पहले 2 लेक्चर में हमने किया था सर इस यूनिट के लिए बेसिक्स। फिर उसके बाद 3rd लेक्चर में हमने पढ़ा था सर, क्या पढ़ा था, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होती हैं और ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है, उनमें नोड्स क्या होते हैं, यही जाना था। बिल्कुल। जब लेक्चर नंबर 4 में आए थे तो हमने जाना था सर ओवो प्रिंसिपल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है सर। इसके बाद जब लेक्चर नंबर 5 में आए थे तो वहां पर हमने जाना था सर क्वांटम नंबर्स। हमारे पास 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स थे, आपको फिर से एक बार बता दिया जाए। आज के जो लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो थंबनेल पर देख चुके होंगे। हालांकि हम इस वक्त यहां पर हम बात कर लेते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए भाई, ये सारे टॉपिक्स थे हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर की यूनिट में। इनको 1 बाय 1 हमने कहा था सर सबको करना है 1 बाय 1। ठीक है। तो यहां पर हम किस किस को कर चुके हैं आपको बता दें। पहले यूनिट में तो पहले और दूसरे लेक्चर में हमने बेसिक्स पढ़ाई था। दूसरी जो तीसरा लेक्चर था हमारा, उसमें हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स और साथ में हमारा शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये जान लिए थे, है ना। फिर उसके बाद में हमने जाना था ओवो प्रिंसिपल, फिर जाना है क्वांटम नंबर्स। आज के इस लेक्चर में ना, ये लेक्चर बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा लेक्चर होने वाला है। इसमें 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा होने वाला है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और दूसरा होने वाला है हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल। ये दोनों टॉपिक को आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। देखो, हमने बुक के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दे रखा है हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ते नहीं जा रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं जिससे कि सभी स्टूडेंट को सारी की सारी चीजें एकदम से क्लियर होती जाए। भाई हम जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल अपर लेवल की ओर जा रहे हैं। जो सीढ़ियां होती ना, जिस तरह से हमें चढ़ना होता, अब आपको उबड़ खाबड़ जगह दे दी जाए तो फिर कैसे चढ़ पाओगे ना, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। कभी लगे अरे ये तो बहुत आसान है, कभी लगा अरे ये तो बहुत टफ है। तो मतलब वो सारी चीजें हमें फेस ना करनी पड़े, उस वजह से हम टॉपिक्स को इस तरह से पढ़ रहे हैं ताकि हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चले जाए और कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए हमें खुद पता नहीं चलेगा, है ना। तो चलिए फिर भाई, अभी तक जो हमने लेक्चर्स किए वो तो हो ही गए। नाउ अभी स्टार्ट करने वाले हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो भाई लास्ट वाला जो लेक्चर था हमारा, लास्ट लेक्चर जो था, हमने उसमें क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए थे। हमने वहां पर जाना था भाई क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, फिर हमने जाना था क्वांटम नंबर्स के टाइप्स क्या होते हैं, फिर चारों टाइप में पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, फिर एजीमुथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर। ये सारी चीजें देख चुके थे और कुछ एग्जाम्पल्स भी देख चुके थे। अब हमारा अगला टॉपिक है सर, चलिए एक काम करते हैं, हम अपने टॉपिक की पहले तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं कि हमारे पास क्या होने वाली है। क्या पढ़ने वाले भाई, हम पढ़ने वाले हैं आज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है सर। क्या होता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जरा बता दीजिए। ठीक है, बता देते हैं भाई, जान लेते हैं इसके बारे में। बहुत ही सिंपल सा मेथड ये हमारे पास होता है, बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल होता है। ये क्या होता है, क्या कहता है, अभी समझ में आ जाना है। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। और ये किस पर बेस्ड है, जो हमने कल पढ़ा था उस पर बेस्ड है। सर कल क्या पढ़ा था हमने, कल तो हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे ना। बिल्कुल सही बात है सर, हमने पढ़े थे कल क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स आते हैं तो मतलब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको आ गया, नहीं आते तो नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि आपको पहले क्वांटम नंबर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। अगर ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो भाई एक बार देखा, ताकि ये वाले लेक्चर को हम कंटिन्यू कर सकें। देखिए भाई, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल केवल एक चीज कहता है भाई, ये एक चीज कहता है, ये हर उन पार्टिकल्स के लिए बात कहता है जिनका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हाफ इंटीजर में होता है, हाफ होता है। अब सर इस चीज को आप नहीं जान पाओगे, जब आगे हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे वहां पर जानेंगे। फिलहाल के लिए जान लीजिए, एक पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, उसका स्पिन क्वांटम नंबर भी हाफ होता है, मतलब 1/2 होता है। तो जहां जहां भी जिसका भी 1/2 होता है, सब मतलब हर जगह ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल काम करता है। सर क्या कहता है सर, इसकी नॉर्मल भाषा में अगर मैं बात करना चाहूँ तो हम ये कह सकते हैं सर, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्वांटम नंबर्स निकाल के देखे थे कल। क्वांटम नंबर्स होते हैं 4 टाइप के, चारों की वैल्यू हमारे पास कुछ ना कुछ आई थी।
अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर्स निकालने की कोशिश करूं, तो सर उन चारों क्वांटम नंबर्स के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ऐसा बोला है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने, जो बिल्कुल सही भी है, जो बिल्कुल सही भी, जिसमें कोई भी गलत बात नहीं है। मतलब उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास कोई एटम है, मान लीजिए मेरे पास कोई एटम है और इस एटम में मैंने किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर लूं, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, और इनके लिए अगर हम चारों क्वांटम नंबर्स देखें तो वो कभी भी चारों के चारों तो कभी भी सेम नहीं हो सकते। बस इतनी ही बात कही है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने। सर एक काम करता है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, मतलब विद एग्जांपल। तो अगर हम ये कहें, हम ये बोल सकते हैं all the 4 quantum numbers, all the 4 quantum number of 2 electrons, all the 4 quantum numbers of 2 electrons in any atom or ion, any atom or ion cannot be same, cannot be same। मतलब पहला क्या हो गया भाई, हमारा ये कह रहा है, हम ये कहना चाह रहे हैं सर सारे के सारे, मतलब चारों के चारों क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी सेम नहीं हो सकते। सर कंडीशन ये, क्या एक भी सेम नहीं होगा चारों में से? हो सकता है एक सेम हो 3 अलग हो सकता है 2 सेम हो 2 अलग हो सकता है 3 सेम हो 1 अलग हो, लेकिन चारों के चारों सेम नहीं हो सकते। यहां पर हम वो भी पॉइंट लिख सकते हैं, इफ देयर इज 3 quantum numbers आर सेम, अगर 3 क्वांटम नंबर क्या है सेम, देन द फोर्थ क्वांटम नंबर must be different। अगर हमारे मान लीजिए गलती से 3 क्वांटम नंबर सेम हो भी गए तो चौथा क्वांटम नंबर तो आपका डिफरेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो बस यही हमारे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बोला था। फिलहाल कि हम क्या बोला था ये तो जान लिए, सर हमको समझना बहुत जरूरी है, तो हम एक काम करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर कैसे समझेंगे? देखो अब एक काम कर लीजिए, यहां पर कोई एग्जांपल लिखते हैं, मान लीजिए चलो बेरिलियम ले लेते हैं, हमने ले लिया बेरिलियम। ठीक है, एटॉम नंबर कितना होता है हमारे पास? 4 होता है। अगर हम यहां से बात करें, सर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 1s2, यहां पर हो जाएगा 2s2। मैं किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को ले लो, चाहो तो आप एक इलेक्ट्रॉन 1s से ले लो, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2s से ले लो, या फिर दोनों ही इलेक्ट्रॉन 2s से ले लो। एक काम करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन 2s से लेते हैं। 2s के पास में हमारे पास 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन है, एक दो भाई 2s का मतलब क्या है, एक ऑर्बिटल है इसमें, इलेक्ट्रॉन कितने 1 और 2, 2 ही बिल्कुल। एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन है 2s1 और दूसरा है 2s2। एक काम करो ऑर्बिटल बनाओ, सर इसके पास एक ऑर्बिटल होती है, इसके पास भी एक ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन भरो, इलेक्ट्रॉन की बात करें, सर इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। सर 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन जो इसकी हम बात करेंगे, तो पहला तो ये होगा, हमें क्वांटम नंबर्स निकालना है दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन जो ग्रीन वाला है, उसके लिए निकालना है। ठीक है, अब देखिए हम एक काम करते हैं सर, चारों के चारों क्वांटम नंबर्स को निकालने की कोशिश करते हैं, चारों के चारों क्वांटम नंबर्स को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकाल लो। देखिए कैसे करेंगे भाई, एक ही एटम के हो गए है ना, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम देख रहे हैं कि चारों के चारों जो क्वांटम नंबर्स हैं क्या वो सेम हो सकते हैं या नहीं हो सकते, बस इतना अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर यहां से पहला हमारा क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन की वैल्यू। सर एन क्या होता है? जो भी इससे पहले आता है, ये तो हमारा होता है सेल का नंबर, सर 2 है, इसके लिए n इक्वल टू 2 है। सर इधर पहुंचना, सर यहां पर भी तो n इक्वल टू 2 है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। एल की वैल्यू आओ, एल की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? एस है ना, तो हमने क्या जाना था भाई? एस पी डी एफ। एल की वैल्यू एस के लिए 0 1 2 3 पता है ना, बिल्कुल पता है भाई सबको। तो एस के लिए तो 0 होता है, सर एल की वैल्यू 0 हो गई, यहां पर भी एल की वैल्यू कितनी हो जाए? 0, क्योंकि ये भी एस है। ओके,
नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट बात करें भाई, यहां पर m की वैल्यू भी देख लो, m की वैल्यू देखें, अगर हम m की वैल्यू को देखते हैं तो m की वैल्यू में क्या भाई, s में देखो, इस बार देखो यहां पर आ जाओ, हम देख लेते हैं एक बार, देखो s में जो होता है, s के लिए मतलब s के लिए m की वैल्यू तो 0 रहती है हमेशा, p होता है तो -1 0 +1 होता है, d होता है तो -2 -1 0 +1 +2 होता है, f होता है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। कल जाना था ना, डिटेल में जाना था भाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें, और नहीं है तो फिर आ जाइए अपने यहीं पे। तो सर m है तो इसके लिए 0 और ये भी 0, मतलब यहाँ पर कितनी हो जाएगी m की वैल्यू 0 और इधर भी m की वैल्यू हो जाएगी 0। अब आ जाओ स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, सर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर हो जाता है +12। लेकिन यहां पर जो ग्रीन वाला दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है हमारा, वो है हमारा सर किसमें, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए उसका स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगा -1/2। सर अगर आप यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए जो 2s वाले ऑर्बिटल में आता है, पहला और दूसरा, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, एक के लिए देखा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम, लेकिन अगर हम देखें तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, डिफरेंट आ रहा है दोनों के लिए। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही हो। उसने कहा भाई चारों की चारों सेम नहीं हो सकती, अगर 3 सेम आ भी रही है तो चौथी डेफिनेटली अलग होगी। चलो एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन से समझते हैं ताकि हमें चीजें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बोरॉन को ले लो, चलो हमने ले लिया सब बोरॉन। बोरॉन में एटम नंबर कितना होता है, 5 होता है। 5 के लिए अगर हम बात करें तो 1s2 2s2 2p1, यही है सर, ठीक है। अभी यहां पर हम बात करें, s में 1 ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 हो गया। हम कोई भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, हम कोई भी 2 ऑर्बिटल्स के 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। हम एक काम करते हैं, एक तो हम 2p1 वाला ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं 2s के 2 वाला, 2s के 2 वाला। लिख लो भाई, लिख लो, यहां पर लिख लो, एक बार लिख लो, ये इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये यहां पर आएगा, इसके पास दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन, इसके लिए निकालना, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना है, ठीक है। और एक और चीज साथ के साथ लिख लो भाई, क्या, s के लिए तो m की वैल्यू 0 होती है और p के लिए कितनी होती है, -1 0 +1 होती है, ठीक है। सर चारों चीजें निकालनी है हमको, ठीक, चारों निकाल लो, कौन मना करता भाई, चारों चीजें निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकाल के देखते हैं, चलिए सर क्या निकालते हैं भाई। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सर कितना है, 2 आ गया। एजीमुथल क्वांटम नंबर सर कितना है, ऐसा s के लिए 0 होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, मतलब l की वैल्यू 0 तो m भी 0 ही हो जाना है। और यहां पर s स्पिन क्वांटम नंबर, सर अगर हम देखें ये स्पिन क्वांटम नंबर उल्टा घूम रहा है ना, क्या घूम रहा है, उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या हो जाएगा, -1/2। इधर निकालो भाई, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 2 हो जाएगी, 2 हो गई। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p है ना, तो p के लिए 1 होता, 1 हो गई। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इलेक्ट्रॉन कहां रहा सर, इलेक्ट्रॉन आ रहा माइनस वाले में, m की वैल्यू होगी -1 सर। अच्छा s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s की वैल्यू आप देखो, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो प्लस। अब एक चीज देखो सर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम आ रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम नहीं है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम नहीं है, और स्पिन क्वांटम नंबर भी सेम नहीं है। अच्छा यहां से मैं एक चीज और पता चल गई भी, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर हमें निकालने, तो जरूरी नहीं कि 3 सेम हो 1 अलग हो। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ हमारे कोई नोट्स दिखा देता है तो वो बोलता है कि सर 3 क्वांटम नंबर सेम होंगे तो चौथा अलग होगा, ऐसा नहीं है। 3 क्वांटम नंबर सेम है, चौथा अलग होना ही है, वो तो निश्चित है, लेकिन जरूरी नहीं कि 3 सेम हो सकता है 1 सेम हो बाकी 3 अलग हो सकता है 2 सेम हो 2 अलग हो सकता है 3 सेम हो तो चौथा तो अलग होना ही है, मतलब कहने। और ये भी हो सकता है सर चारों के चारों क्वांटम नंबर डिफरेंट हो, चारों के चारों क्वांटम नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। तो हम बोल सकते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसने बस इतना सा कहा है कि हमारी चारों के चारों क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी एटम के अंदर कभी भी चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती हैं, बस इसी को बोलते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आई होप क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान सा टॉपिक था, इसलिए हम कह रहे कि इसमें चलिए हम 2 टॉपिक को कवर कर लेते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा उसको भी यहां पर लिख लेते हैं भाई। अगला कौन सा जरा देखना एक बार सर, अगला हमने कौन सा टॉपिक की बोला था,
इधर पहुंचे हम और हम पहुंच गए इस यूनिट में, ठीक है। डी ब्रोगली करेंगे भी, हाइजेनबर्ग करेंगे भी, श्रोडिंगर करेंगे, साइज का सिग्निफिकेंस करेंगे, क्वांटम नंबर हो गया, रेडियल एंगुलर वेव फंक्शन करने वाले हैं, शेप होगी, ऑफर हो गया, पॉली हो गया, हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल करना है ना, हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल करना है। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं ये, इसके बाद हमारे बहुत ही बेहतरीन टाइप के टॉपिक्स रह जाएंगे। चलिए यहां पर हम लिखते हैं हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसका क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर ये गड़बड़ किया आपने तो मतलब हम ये बोल सकते हैं जो भी हमारे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, जो नॉर्मली पूरी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, वहां पर आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हो और मैक्सिमम क्वेश्चंस को गलत ही करोगे, पॉसिबिलिटी नहीं है कि सही हो। इसलिए ये बहुत सिंपल सा रूल है, बेशक बहुत सिंपल सा रूल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है। हुन ने एक चीज कही थी, हम नॉर्मली समझ के देखते हैं। अगर हमारे पास में पॉसिबिलिटी है कि सेम एनर्जी है, आप जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और वहां पर आपको जो फैसिलिटी दी जा रही है वो एक से ज्यादा चीजें हैं और आपको सब जगह सेम फैसिलिटी दी जा रही है, ऐसे मान के चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम गए कहीं किसी रेस्टोरेंट में गए, मान लीजिए, है ना, तो रेस्टोरेंट में गए तो वहां पर हम देखते हैं हमारे पास में 3 टेबल लगी हुई है। क्या लगी हुई? 3 टेबल लगी हुई है और एक टेबल पर मैक्सिमम 2 लोग रह सकते हैं। 2 लोग मतलब वहां बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, जो भी कर रहे हैं, 2 लोग वहां पर एक साथ रह सकते हैं, ठीक है सर। अभी एक बात बताइए, आप पैसे दे रहे हो, ठीक है, दूसरे वाला भी बंदा भी पैसे दे रहा है, तो वो चाहेगा कि जाकर वहां पर बैठे। अगर मान लीजिए आप गए वहां पर, एक बंदा यहां पर पहले से ऑलरेडी यहां पर बैठा हुआ है, क्या आप चाहोगे कि यहीं जाके बैठो या फिर अगले वाले पे बैठना चाहोगे? आप चाहोगे सर ये नहीं, इस पे तो कोई बंदा बैठा है ना, शुरुआत में कहेंगे ये तो सर यहाँ पर तो कोई ना कोई बैठा है, तो हम इस पर नहीं बैठना चाह रहे, हम अगले वाले पे जाएंगे, है ना। अब क्योंकि वो वाला खाली है ना, पैसे तो हम भी उतने ही दे रहे हैं भाई, चाहे यहां बैठ के खाए या यहाँ पर, तो सुकून वाला प्लेस हमको चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है। तो हम कहेंगे सर हम यहाँ नहीं, हम आगे वाले पे बैठेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर भी कोई एक बंदा पहले से बैठा हुआ, तो आप क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, अभी एक और बाकी है, हम वहां चले जाते हैं, सर वहां बैठ के हम खा लेंगे। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि सर यहां पर भी पहले से कोई एक बंदा बैठा हुआ, अब क्या करेंगे? अब कंडीशन ये भाई, अब हमको खाना तो है, अब हमें खाना तो है, जाना तो है, अब हम क्या करेंगे? हमारी मजबूरी है, अब हम इसके साथ ही बैठकर खाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहां जाओ या यहां जाओ, कहीं भी जाओ, रहना तो बंदा तो एक मिलना ही है। तो मतलब ये कहने का ये है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2। अब हम केमिस्ट्री पे लौट के आते हैं, ये रेस्टोरेंट हो गया खाली, इसको हटाओ, पी ऑर्बिटल को लेके चलते हैं। चलो अभी जैसे 3 ऑर्बिटल बोले ना हम, तो एक काम करते हैं, हमने ले लिया ये कुछ काम, ये हमारे पास पी ऑर्बिटल है, मान लीजिए यहां पर है। तो एक काम करते हैं, चलो इसको ले ही लेते हैं इस तरह से, ठीक है, ओके, इस तरह से लेते हैं हम इसको, ताकि अच्छे से समझ में आना चाहिए, मतलब, है ना। हमको सारी चीजें एकदम से क्लियर चाहिए, हमें कोई भी भसड़ नहीं चाहिए, किसी भी तरह की कोई भसड़ नहीं चाहिए। चलिए हम एक काम करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं अपना, क्या कहना चाह रहे हैं। हुन्स रूल की डेफिनेशन बाद में करेंगे, फिलहाल समझ लेते हैं। भाई पी जो होता है ना, पी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? हो सकता है सर पी में 1 इलेक्ट्रॉन हो, या पी में 2 इलेक्ट्रॉन हो, या पी में 3 इलेक्ट्रॉन हो, या पी में 4 इलेक्ट्रॉन हो, या पी में 5 इलेक्ट्रॉन हो, या पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो। ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल। अब हमसे ये कहा जाता है भाई, ये पी के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो भरने में, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होती, ठीक है सर। अब 1 इलेक्ट्रॉन आया सर, इसके पास अगर इनकी देखी जाए, तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? सेम है। सर जब सेम एनर्जी है तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है कहां जाना चाहेगा? आप कहें सर यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पहला चला गया।
ठीक है सर, P1 की कोई प्रॉब्लम। P2 वाले में आओ, P2 वाले में आओ। P2 में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन है, कहां जाएगा सर? एक यहां चला गया, दूसरा यहां चला गया। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या हो सकता है? ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ जाए। तीसरी भाई P3 की अगर हम बात करें, P में 1 2 3 ऐसे हो सकता है, या फिर 1 2 3 ऐसे हो सकता है। यहां गए भाई P4 में 1 2 3, 3 भर गए, चौथा इधर आया। क्या यहां पर हो सकता है 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है। यहां क्या हो सकता है 1 2 3 4 5, इसी तरह से यहां पर भी आएंगे 5 हमारे, है ना। अभी हम क्या कर सकते हैं भाई, 6 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6। सर P1 से लेकर P6 तक की जितने भी इलेक्ट्रॉन भरने की पॉसिबिलिटी थी वो हमने जान ली है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कौन सा तरीका सही है। आप एक चीज सोचो भाई, मैंने क्या बोल दिया सर, 3 टेबल है, इलेक्ट्रॉन को जाना है। पहला इलेक्ट्रॉन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। दूसरा आ गया, अब दूसरे के बाद 2 चॉइस है, या तो मैं बराबर वाले पे जाके बैठूं या फिर इसके साथ बैठूं। तो इसके साथ बैठने में थोड़ी दिक्कत महसूस होगी। वो चाहेगा भाई जब सबकी एनर्जी सेम है तो मैं भी तो अकेला फैल फूट के बैठूंगा ना, अकेला फैल फूट के बैठूंगा, मतलब ये वाले रास्ते को वो चूज नहीं करेगा। वो कहेगा भाई मेरे को ना ये वाला रास्ता चाहिए, मेरे को ये वाला रास्ता चाहिए। तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, वो कहेगा भाई मेरे को भी ये वाला रास्ता चाहिए, एक एक को रहना जरूरी है, लेकिन भाई ये मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए, ये मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। जब मेरे को खाली पड़ा है तो मैं इधर क्यों जाऊंगा, मैं इधर क्यों जाऊंगा, मेरे को पसंद नहीं है। बाकी आगे देखते हैं भाई, बाकी आगे देखते हैं भाई। इधर P4 की बात करें, 1 2 3 तीनों भर गए तो चौथे को मजबूरन इधर गया। ठीक है, यहां पर भाई खाली है तो तुम जोड़े क्यों बना रहे हो? नहीं चाहिए ना, ये नहीं चाहिए, यही चाहिए मेरे को, यही चाहिए मेरे को। 5 है तो नॉर्मली यही बनेगा, 6 में यही बनेगा। तो कहने का मतलब ये है। अब हम जान लेते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है। सर हुन्स रूल हमारा ये कहता है कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी सबसेल में ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं जिनकी एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है, तो वहां पर पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होती जब तक कि सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। अगर आ गया एक एक इलेक्ट्रॉन तभी पेयरिंग स्टार्ट हो सकती है, अदरवाइज पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर लिख सकते हैं पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स starts after filling one electron in each orbitals of या फिर orbitals having same energy। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लो भाई, ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास ऐसी ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी सेम है, तो हमने क्या बोला, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स, यानी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब स्टार्ट होती है आफ्टर फिलिंग वन इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल, जब एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में भर जाता है। कौन सी ऑर्बिटल में? हैविंग सेम एनर्जी, जिनकी एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होता है ये भी हमने जान लिया है, और इससे पहले हमने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जान लिया है भाई। हमने बहुत सारी चीजें जान ली है। ये हम एक्चुअल में बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री हम कर रहे हैं, जिसका पेपर है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। इसी की हमारी यूनिट नंबर 1 थी। तो फर्स्ट में अभी हमारा कंटिन्यू चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये हमारे 8 यूनिट है जिसको हम 1 by 1 करने वाले। हर जगह इसका यूज है भाई, हर जगह इसका यूज है। तो बहुत सारे ऑलमोस्ट टॉपिक हो चुके हैं। बाकी अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जाने वाले हैं, जिनमें से डी ब्रोगली मैटर वेव हो गया, या फिर आपका हाइजेन वर्ग हो गया, श्रोडिंगर इक्वेशन होगी, और सिग्निफिकेंस होगा साई एंड साई स्क्वायर का, और रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। तो ये सारी चीजें जानने वाले हैं। फिर उसके बाद इस यूनिट का समापन करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली एक लेक्चर में एक नई एनर्जी, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आपको लेक्चर को शेयर करना है, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो भाई। और ये जो टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़ाए ये तो आपके क्लास 11 से भी मैच कर रहे हैं, 11-12 से। बाकी नीट बीटेक वालों को भी मैच करते हैं। फिलहाल बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपका सिलेबस मैच कर रहा है, बाकी एनईपी बेस्ड सिलेबस है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक आप लेक्चर को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।